दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं अनुकृति गोविंद शर्मा जी, जो एंकर हैं, साथ ही साथ वो ऑथर हैं, लिखती हैं। उनकी 2 किताबें, एक आ चुकी है, एक आने वाली है। एक्ट्रेस हैं, साथ ही साथ वो जो लोगों को सिखाती भी हैं कि किस तरीके से लोग अपने लाइफ स्टाइल को रखें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। पूरा परिचय वो खुद हम उनके जरिए जानेंगे और आप लोगों को भी सुनवाएंगे। तो स्वागत करते हैं अनुकृति जी का। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप क्या क्या करती हैं ये बताइए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनको बताना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। आप बताइए। आपको विश्वास नहीं होगा शैलेंद्र जी कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करती हूँ, तो कभी कभी मैं खुद जवाब देने से पहले रुक जाती हूँ। अच्छा। 2 सेकंड कि मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि अच्छा मुझे दोबारा अपना परिचय देना पड़ेगा शुरुआत से लेके अंत तक। आप ये बोल सकते हैं कि मैं प्रोफेशनली 4-5 प्रोफेशंस को एक साथ मैनेज करती हूँ भगवान की कृपा से। अभिनेत्री हूँ, आर्टिस्ट हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ और एंकरिंग पे भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। एंकरिंग करने के साथ साथ मैं पब्लिक स्पीकिंग कोच भी हूँ और कुछ अकेडमीज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ जहाँ मैं लोगों को पब्लिक स्पीकिंग पे कोचिंग भी देती हूँ। ऑथर भी हूँ, किताबें लिखने का शौक़ है मुझे। एक किताब ऑलरेडी पब्लिश हो गई है और दूसरी किताब इस साल के अंत तक पब्लिश हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आइल्स और टोफल की ट्रेनिंग भी देती हूँ। अच्छा जी। तो बचपन से थोड़ा सा बताइए लोगों को, क्योंकि अभी तो आपके बारे में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। जी। बचपन से आपकी शुरुआत कैसी हुई और उस समय आप क्या बनना चाहती थी? बचपन से जो मेरी शुरुआत थी वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही टिपिकल बच्चे जैसी शुरुआत थी। कुछ भी ऐसा हैरत अंगेज नहीं था या रोमांचकारी नहीं था। मैं बहुत ही बोरिंग स्टूडेंट रही हूँ, हमेशा से टॉपर रही हूँ। तो बचपन से लेके मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप कह सकते हैं कि मैं टॉपर थी। अच्छा। जो एक टिपिकल टॉपर स्टूडेंट होता है। टिपिकल शर्मा जी की बेटी। अच्छा। हाँ। शर्मा भी हूँ और शर्मा जी की बेटी को देखो, हमेशा घरों में यही हाल होता था कि उनकी बेटी को देखो, वो कितना पढ़ाकू है, कितना पढ़ती लिखती है। तो और बच्चों को मैं कभी पसंद नहीं आती थी। अच्छा। तो हमेशा से मेरे पेरेंट्स को लगता था कि या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या बहुत ही सक्सेसफुल इंजीनियर या जो भी काम करूंगी वो साइंस की फील्ड से ही जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि साइंस में हमेशा से ही बहुत अच्छी स्टूडेंट रही मैं। अच्छा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड था और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी बायोटेक्नोलॉजी में किया। और आपको ये जान के बहुत ही ताज्जुब होगा कि मेरे खानदान में मेरे माता और पिता दोनों की तरफ एकेडमिशियंस ही भरे पड़े हैं। कॉलेज लेक्चरर्स, स्कूल टीचर्स, या कुछ लोग आर्मी में हैं, कुछ लोग सिविल सर्विसेज में हैं। तो पढ़ाकू लोगों से धनी है मेरा खानदान। उनमें से सबसे पहली मैं हूँ जिसने इस पैटर्न को तोड़ा है। अच्छा। और आर्टिस्ट बन के उभरी हूँ। तो सबसे पहले क्या एक्टिंग की तरफ आप बढ़ी? मेरे करियर की शुरुआत मॉडलिंग से हुई। अच्छा। फैशन से हुई। और मॉडलिंग करते करते मेरा रुझान एक्टिंग की तरफ भी होने लगा, क्योंकि कलाकार होने के नाते क्या होता है शैलेंद्र जी कि आप अपनी कला को कोई सीमा नहीं देना चाहते। तो मॉडलिंग के ज़रिए मैं अपने आप को एक्सप्रेस तो कर पाती थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि एक मॉडल होने के नाते मेरी एक आवाज़ नहीं है। तो मैं अपनी कला को एक आवाज़ कैसे दूं या अपने एक्सप्रेशन को और आगे कैसे बढ़ाऊं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप अभिनेत्री बनना था। अच्छा। ताकि मैं अपने किरदारों के माध्यम से अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बात कर सकूं, ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकूं और अपने टैलेंट को भी एक बड़ा मंच दे सकूं और बढ़ावा दे सकूं। तो किस टाइप की मॉडलिंग शुरू की थी? फैशन से रिलेटेड थी और तमाम अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स और फोटोग्राफर्स के साथ काम करने का मुझे मौका भी मिला। मैंने कुछ कैंपेन्स पे मनीष मल्होत्रा के साथ भी काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के। तो कह सकते हैं कि मेहनत और भगवान की कृपा रही है। तो काफ़ी मेहनत करी और लगभग 1 डेकेड तक मैंने फैशन मॉडलिंग पे भरपूर ध्यान दिया। साथ ही साथ मैं एक्टिंग भी करती थी, लेकिन रुझान मेरा मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा था। इससे पहले कि मैंने कम्प्लीटली अपना फोकस एक्टिंग पे नहीं लगा दिया। अच्छा। तो एक्टिंग की जब शुरुआत हुई वो कैसे हुई? दरअसल मैं मॉडलिंग के टाइम से ही
कुछ डिजिटल कंपनीज के साथ जुड़ के उनके यूट्यूब चैनल्स के साथ काम करती थी। अच्छा। तो मैंने तमाम शॉर्ट फिल्म्स, टेलीविज़न कमर्शियल्स और म्यूज़िक वीडियोस पे काम किया था। फिर धीरे धीरे मुझे फीचर फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे टॉलीवुड में, क्योंकि मेरा तमिल फिल्म, तेलुगु जी, तेलंगाना में। तो क्योंकि मेरा जो वर्क बेस था, जो मेरा प्राइमरी वर्क बेस था, वो हमेशा से हैदराबाद था। अच्छा। मेरा कार्यस्थल, कार्यभूमि आप बोल सकते हैं। तो तेलुगु मूवी जी, तो तेलुगु मूवीज के ऑफर्स मुझे आने लगे और मैंने फीचर फिल्म्स में कदम रखा। अच्छा। असुरा नाम की एक तेलुगु मूवी के साथ। अच्छा। जिसमें मुझे एक प्रोमिनेंट रोल निभाने का एक अवसर मिला और मैंने कुछ अच्छे एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ काम किया और वहाँ से मेरी एक प्रॉपर एक्ट्रेस की जर्नी, जो आप कह सकते हैं, शुरू हो गई जी। और फिर ये जब एंकरिंग की तरफ कैसे आई आप? एंकरिंग का मुझे हमेशा से ही शौक था और एक्ट्रेस बनने से पहले भी मैं एंकरिंग किया करती थी। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक अभिनेत्री बनते हैं या अभिनेता बनते हैं, तो ये एक प्रोफेशन ऐसा है जहां आपके टैलेंट के साथ साथ फेम भी आती है। बड़े फेमस होने लगते हैं लोग, आपको ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। तो जब मैं एक्ट्रेस बनी तो क्योंकि लोग और मेरे जो दर्शक थे, जो मेरे फैंस थे, उनको अचानक से मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा। तो सबको पता चलने लगा कि अच्छा, अनुकृति एक्ट्रेस होने के साथ साथ एंकर भी हैं। जबकि मैं एंकरिंग बहुत पहले से भी किया करती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्ट्रेस होने की वजह से जो एक फेम मिला आई, उस पैकेज डील में फेम हमेशा साथ होती है। तो उस फेम के चलते चलते लोग ज्यादा मेरे एंकरिंग के ओर भी ध्यान देने लगे और उनको पता चलने लगा कि अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ ही ये इवेंट्स को भी होस्ट करती हैं। तो देखिए, मॉडलिंग और एक्ट्रेस और एंकरिंग, ये तो थोड़े ग्लैमर से जुड़े हुए कार्य हैं जी, वो फील्ड है। फिर ये लेखन का कार्य और जो आपने कोच के रूप में शुरू किया काम, वो कैसे? ये थोड़े नीरस से हैं, तो कहाँ ये टर्निंग हुई? जी, आप कह सकते हैं कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ के दो हिस्से हैं, एक एकेडमिक है और एक आर्टिस्टिक है। अच्छा। तो बतौर अभिनेत्री और मॉडल होने के साथ साथ मैं कोच भी हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया भी आपके दर्शकों को कि मेरा एक एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही तगड़ा रहा है, क्योंकि हमेशा से टॉपर थी। और जब भाषा की बात आती है शैलेंद्र जी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ही मेरी पकड़ अच्छी रही, स्टूडेंट होने के नाते भी। और मुझे हमेशा ही मंच पर उतर के हाथ में एक माइक पकड़ के अपने ऑडियंस के साथ वार्तालाप करने का एक शौक रहा बचपन से। तो चाहे वो स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं या कोई भी स्पीच देने की बात हो सकती है, तो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो मेरा हाथ हमेशा खड़ा हो जाता था जब भी कोई टीचर पूछते थे कि स्टेज पे आके कौन बात करेगा या स्पीच कौन देगा। तो मुझे हमेशा से एक वो रुझान रहता था। तो जब मैं बड़ी लोगों को स्टेज फियर होता है। ओ जी, यस डेफिनेटली। मैं अपने स्टूडेंट से भी बोलती हूँ कि मृत्यु के भय के बाद जो नंबर 2 का भय है, वो है ऑडियंस के सामने या लोगों के सामने वार्तालाप करना, बातचीत करना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आफ्टर डेथ दिस इज द नंबर 2 फियर व्हिच क्रिपल्स ऑल द पीपल। तो फिर भी हमेशा से मेरा हाथ खड़ा होता था और कंपटीशन हमेशा होता ही नहीं था, क्योंकि लोग अक्सर बात नहीं करना चाहते ऑडियंस के सामने। तो स्कूल के दिनों से कॉलेज के दिनों में भी मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीचेस दिया करती थी, या कोई भी प्रेजेंटेशन होता था, कोई भी शो होस्ट करना होता था कॉलेज में भी, तो सबसे पहले मैं उतर आती थी स्टेज पे। उसके बाद जैसे जैसे मैं मॉडल बनी, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे हमेशा कलाकार होने के नाते अपनी ऑडियंस के साथ बात करना पसंद था जी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती थी। तो एंकरिंग, जाहिर सी बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया मेरे लिए जहां मैं अपनी ऑडियंस के साथ बात कर सकती थी, अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। अगर मैं कोई शो होस्ट करती थी तो मैं शो के लिए ही बात करती थी, लेकिन मुझे कीनोट स्पीकर बनने का भी मौका मिला। अच्छा। ऐसे कई कॉन्फ्रेंसेस हुए, कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए जहां मुझे ऐसे विषयों पर बात करने का मौका मिला जो मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। तो कीनोट स्पीकर बन के जब मैं उतरी स्टेज पे, तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे मेरे दिल को एक खुला मंच मिल गया और मैं बहुत ही खुले दिल के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करती थी। तो शायद मैं लोगों को अच्छी लगी। वहीं से राइटिंग की फील्ड में बढ़ी जी, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होता है ना, उसमें आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब होता है।
तो क्योंकि मुझे स्पीकिंग का हमेशा से इतना शौक था, तो कहीं ना कहीं वो जो एक शौक था या एक पैशन जिसको आप बोल सकते हैं, वो राइटिंग के क्षेत्र में भी उतर गया। अच्छा। तो मैं किताबें लिखने लगी और साथ ही साथ मैं बहुत पहले से कुछ मैगजीन्स के लिए भी कॉलमिस्ट रही थी। बैंगलोर में स्टेफिट मैगजीन और हैदराबाद में बी पॉजिटिव मैगजीन के लिए मैं कॉलमिस्ट हूँ, आज भी हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी खुद की किताबें भी लिखनी है, क्योंकि वही होता है ना, कलाकार कभी भी अपनी कला पे सीमा नहीं बांध सकता। तो वो एक जर्नी आगे बढ़ती गई। किस विषय पे थी वो पहली बुक आपकी? पहली पुस्तक मेरी योगा पे थी। अच्छा। क्योंकि मेरा फिटनेस से भी एक बैकग्राउंड है। पिछले 10 साल से मैं फिटनेस प्रैक्टिस भी करती हूँ और फिटनेस के बारे में लोगों को सिखाती भी हूँ। अच्छा। तो योगा और लाइफस्टाइल के ऊपर मैंने पहली किताब लिखी थी जिसका नाम आनंद था। अच्छा। और उसका मुझे आप ये कह सकते हैं कि जो एक फ्रूटफुल एक्सपेक्टेशन था मेरा, वो फुलफिल भी हुआ। लोगों को किताब काफ़ी पसंद आई और लोगों ने उसको सराहा। और जो दूसरी किताब आप लिखने जा रही हैं जी, वो किस विषय पर है? वो भी कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस्ड अच्छा। है और वो ज़्यादा एकेडमिक है और मुझे लगता है कि वो स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अच्छा। ये किताब सॉफ्ट स्किल्स, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और टेक्निकल कम्युनिकेशन पे आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस और यूजुअली मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ये किताब ज़्यादा पसंद आने वाली है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आजकल कम्युनिकेशन की नीड इतनी ज़्यादा है कि हाई स्कूल से भी बच्चों को कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग को लेके बच्चों के दिल में एक भय नहीं होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये किताब स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी साबित होगी। अच्छा, इसके अलावा जब लोग बाहर जाते हैं उनकी ट्रेनिंग भी आप देती हैं, वो क्या है, वो कुछ बताइए। मैं हैदराबाद में कुछ एविएशन अकेडमीज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मैं अपकमिंग एयर होस्टेसेस और फ्लाइट अटेंडेंट्स को कोचिंग देती हूँ। ये कोचिंग आप कह सकते हैं कि एक ओवरऑल पैकेज कोचिंग होती है। अच्छा। जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो मैं पढ़ाती ही हूँ कि वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे पॉलिश कर सकते हैं, उसमें उनकी ग्रामर, उनकी वोकैबुलरी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। बेसिक टेक्निकल इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ मैं उनकी सॉफ्ट स्किल्स और ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि जब हम किसी से बात करते हैं तो शब्द तो एक जगह होते हैं, लेकिन आप किस तरह से बात करते हैं ये भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभी। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग इस बात पे तो बहुत फोकस करते हैं कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, लेकिन वो जो बोलने जा रहे हैं उसको किस तरह से पेश करते हैं लोगों के सामने, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि नॉन वर्बल और पैरा वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल कम्युनिकेशन में तो शब्द होते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, और पैरा वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आपका टोन, आप किस तरीके के टोन में बात करते हैं। आप बहुत रुआब वाले हैं, रुतबे वाले हैं, या एरोगेंट लगते हैं लोगों को, या हमेशा जब भी आप बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इनको गुस्सा आ रहा है, या आप प्यार से बात करते हैं, फ्रेंडली नेचर है आपका, वार्म नेचर है आपका। तो हर एक तरीके का कम्युनिकेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी शब्द सही होते हैं शैलेंद्र जी, लेकिन उनको बोलने का ढंग ऐसा होता है इंसान का कि सुनने वाले को सही मैसेज नहीं मिल पाता, अलग मैसेज लेता है। जी। तो मैं इस तरीके की कोचिंग इन स्टूडेंट्स को देती हूँ। तो इतने सारे काम करती हैं आप, आपने क्या सोचा कि दूसरे के लिए कोई काम नहीं छोड़ना है? अक्सर मुझे लोग ये सवाल पूछते हैं कि दूसरे के लिए कोई काम छोड़ा है, या ये भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करती, नहीं करती। तो उसका मेरे पास बहुत ही सटीक एक रेडी जवाब होता है कि मुझे कुकिंग नहीं आती। अच्छा। मुझे स्पेसक्राफ्ट चलाना नहीं आता, मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता, और रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे ड्राइविंग नहीं आती। जी। तो ये काम दूसरे लोग कर लेंगे? ये काम दूसरे लोग कर लेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं गाड़ी खरीद सकती हूँ तो साथ में ड्राइवर को भी अफोर्ड कर सकती हूँ। कुकिंग के लिए भी मैं किसी की मदद ले सकती हूँ, या मैं ऑर्डर कर सकती हूँ ऑनलाइन। और हवाई जहाज तो छोड़िए, वो तो पायलट्स का काम है। तो ट्रैवलिंग में वैसे भी इतना ज़्यादा समय निकल जाता है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे हवाई जहाज
उड़ाने की कोई उड़ाने की जरूरत जरूरत नहीं है। जी आपके और कुछ हॉबीज हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं दर्शकों के साथ? जी, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और ट्रैवलिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि अब आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की आयरनी है बहुत बड़ी। अच्छा। कि एक तो समय नहीं मिल पाता है ट्रैवलिंग का, और ऊपर से ट्रैवलिंग का ही सबसे ज़्यादा शौक है मुझे। तो अक्सर ऐसे कश्मकश में मैं फंस जाती हूँ कि समय भी मिल पाए और उस समय पे मेरा एक फाइनेंशियल स्टेटस भी ऐसा हो कि मैं ट्रैवलिंग को अफोर्ड कर पाऊँ। जी, तो जब भी मुझे भगवान की कृपा से और मेरे टाइम मैनेजमेंट की मदद से जब भी समय मिल पाता है, मैं अक्सर ट्रैवल करने की कोशिश करती हूँ। और ट्रैवलिंग के ही सिलसिले में मैंने अभी अपना एक नया यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, फुटलूज फैशनिस्टा के नाम से। अच्छा। जिसका उद्देश्य ही ये है कि मैं इंडिया से तो स्टार्ट करूं और इंडिया में अलग अलग जगहों को कवर करूं, ट्रैवल करूं, अलग अलग लोगों से मिलूं, अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता करूं और उसके बारे में लोगों को बता सकूं। अच्छा, तो ये कैसा चल रहा है यूट्यूब चैनल आपका? ये अभी स्टार्ट होना है, जैसे कि आपको बताया समय नहीं मिल पाता है। अभी तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, हमारा पॉडकास्टिंग चैनल कॉफी विद द कैश काउ चल रहा है भगवान की कृपा से, जहां मैं आप जैसे शख्सियतों से मिलती हूँ, उन लोगों से साथ बातचीत करती हूँ और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो ये जो एक पॉडकास्टिंग चैनल है ये भी वार्तालापों पे ही आधारित है। अच्छा। अलग अलग लोगों से मिलना हो पाता है, अलग अलग लोग जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिलता है। आपको टैटू का भी शौक है? जी, ये बात बहुत सारे लोग जानते नहीं है। अच्छा, ये दर्शकों को बताइए, ये शौक कैसे आया? ये तो बहुत लंबी कहानी है और ये कॉलेज के 3rd ईयर से शुरू हुई थी। और जिन लोगों को टैटूज बनवाने का शौक होता है शैलेंद्र जी, आज मैं एक कल्पित कथा जरूर आपके चैनल के माध्यम से तोड़ना चाहती हूँ। अक्सर लोगों को सोसाइटी में ऐसा लगता है कि जिन लोगों के टैटूज होते हैं वो या तो बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं, आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरे होते ऐसे। अच्छा, ऐसा लोगों का माना मानना जाता है। ये एक भ्रांति है जो सोसाइटी में फैली हुई है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो लोग टैटूज बनवाते हैं 90% कम से कम ऐसे लोग जो टैटूज बनवाते हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कभी भी सिर्फ टैटू बनवाने के शौक के लिए नहीं बनवाते कि हाँ चलो सबके पास टैटू है तो मुझे भी टैटू बनवाना है, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा। अक्सर उनकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होता है या उनका एक बहुत ही गहरा थॉट प्रोसेस होता है या उनकी कोई सोच होती है, उनके कैरेक्टर, उनके पर्सनालिटी से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है जिसको लेके वो बहुत भावुक होते हैं, जिसको वो किसी बॉडी आर्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर व्यक्त नहीं भी करना चाहते, स्वयं खुद के लिए ऐसा बॉडी आर्ट वो बनवाना चाहते हैं जो आजीवन उनके साथ रहने वाला है। तो आप कुछ दिखाइए, आपने जो बनवाया। जी, वैसे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मेरे 2 स्लीव्ड टैटूज हैं। स्लीव्ड यानी कि जो पूरी आस्तीन होती है वो मेरी भरी हुई है। तो दोनों आस्तीनों पे मेरे टैटूज हैं आज की डेट में। तो 2 ही टैटू हैं पूरे हाथ पे? दोनों आस्तीनें टैटू से भरी हुई हैं। अच्छा। तो 10, 11, 12 कितने हैं मैं खुद ही काउंटिंग भूल चुकी हूँ, इतने ज्यादा टैटूज हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर दिखा सकती हूँ, हाफ स्लीव यहाँ का दिखा सकती हूँ जो कि दिख रहा है आपके कैमरे पे, और दूसरी आस्तीन में। अच्छा, ये परमानेंट टैटू है सारे? ये परमानेंट टैटूज होते हैं शैलेंद्र जी, ये आजीवन मेरे साथ रहने वाले हैं। शिव के साथ इसमें बहुत आपका गहरा लगाव दिख रहा है। अगर आप मेरे पूरे स्लीव्ड टैटूज देखेंगे, जो कि दर्शकों के लिए मैं कुछ आपके साथ फोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगी, तो आप देखेंगे कि शिव आपको बहुत दिखेंगे मेरे टैटूज में। लेकिन मैं रिलीजियस इंसान नहीं हूँ नेचर से, मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो भगवान शिव को मैं अंकित नहीं करना चाहती अपने टैटूज पे, लेकिन शिव तत्व आप बोल सकते हैं। अच्छा। ये एक शिव तत्व है जिसमें मेरी बहुत आस्था जुड़ी है और मेरे लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनके माध्यम से शिव तत्व में मेरी आस्था बहुत जुड़ गई। अच्छा। तो
देखने वाले को तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव हैं टैटूज में, शिव तत्व है। लेकिन भगवान शिव की आकृति के माध्यम से मैंने बस शिव तत्व को अपने ऊपर अंकित किया है। आप ऐसा बोल सकते हैं। आमतौर पे देखा जाता है ना, जो एक्ट्रेस मॉडल होती है वो ग्लैमर की तरफ टैटू को ज्यादा ले जाती है। जी जी। तो आपने इधर अलग एक दिशा में टैटू को लेके गई। जी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी जल्दबाजी में टैटूज ऐसे ही बनवा लेते हैं, सेल्टिक डिजाइन्स बनवा लेते हैं, या ऐसे रैंडम डिजाइन्स जिनका कोई मतलब नहीं होता, बस वो फैंसी और ग्लैमरस दिखते हैं। तो मैं ऐसी कभी भी नहीं थी। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मेरे शरीर पे जो कोई भी टैटू हो उसका एक बहुत ही गहरा मतलब हो, जो बहुत ही पर्सनल हो, और जब भी मैं सुबह उठूं और शीशे में उस टैटू को देखूं तो मुझे कभी भी ऐसा ना लगे कि ओ माय गॉड मैंने क्या बनवा लिया। तो ऐसा टैटू होना चाहिए जो आप देख भी सके, औरों को दिखा भी सके, और अगर कोई आपसे उस टैटू के बारे में सवाल पूछता है तो आप प्राउडली उसके बारे में बता सकें। मुझे कभी भी ऐसा कोई सुपरफिशियल टैटू डिजाइन नहीं चाहिए था जो बस मैं फैंसी के लिए बनवा लूं, टाइम पास के लिए, कि सबके पास टैटू है तो मेरे पास भी होना चाहिए। कुछ और खास बातें जो आपके बारे में दर्शक न जानते हों और आप बताना चाहें? अरे मतलब क्या बताऊं, अक्सर ऐसा होता है कि मेरे टैटूज की वजह से ही मुझे अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं। दिक्कत आ सकती थी लेकिन आई नहीं कभी। अच्छा। बहुत ही रोमांचकारी तरीके से। तो ये मैं लोगों को जरूर बताना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि शायद इस मैसेज से यंगस्टर्स को भी कुछ सीखने को मिल सकता है कि अगर यंगस्टर्स को टैटू बनवाना हो तो मैंने ना अपने हिसाब से एक सूट रूल क्रिएट किया है। अच्छा। ब्लेजर रूल या सूट रूल आप इसको बोल सकते हैं। तो ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, जितने भी यंगस्टर्स आपके चैनल के साथ जुड़े हैं, एंड आई नो कि लखनऊ के बहुत यंगस्टर्स आपके चैनल को देखते हैं, तो दिस इज फॉर ऑल द यंगस्टर्स जो भी टैटू बनवाना चाहते हैं, प्लीज सूट रूल फॉलो करिए। यानी कि कोई भी ऐसा टैटू अगर आपको अपने शरीर पे बनवाना है तो ऐसी जगहों पे बनवाइए जो जगहें एक बिजनेस सूट पहन के अच्छे से कवर हो सके। जी हाँ। या एक शर्ट जो कि पूरी आस्तीन की होती है, वो पहन के कवर अप हो जाएं। यानी कि आपके चेहरे पे, आपकी गर्दन पे, आपके हाथों पे, आपके पैरों पे टैटूज नहीं होने चाहिए। बिजनेस सूट रूल फॉलो करना चाहिए। तो यही मैं फॉलो करती हूँ शैलेंद्र जी, जिसकी वजह से मेरे स्कूल्स में, मेरी अकेडमीज में या कॉलेजेस में जहाँ पे भी मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि मैं ऐसे ही, जैसे आपका इंटरव्यू दे रही हूँ अभी, तो मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, हो सकता है मैं एक ब्लेजर पहन के इंटरव्यू दे रही होती, तो आपको कभी भी पता नहीं चलता, आपको कभी भी हिंट भी नहीं मिलेगी कि शायद मेरे ऊपर इतने सारे टैटूज हैं। तो आपको बड़ा स्मार्टली वही रूल फॉलो करना चाहिए जो मैं फॉलो करती हूँ, इसलिए मुझे मेरे प्रोफेशन में कभी दिक्कत नहीं आती है। तो चलते चलते कुछ और बात करना चाहती हैं? मैं तो चाहूँगी कि आप ही कोई ऐसा सवाल पूछ लें जो शायद दर्शक मुझसे पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब सब लोग सुनना चाहते हैं। कुछ आगे फ्यूचर के बारे में बताइए। लोग लड़कियों की शादी के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। लड़कियों की शादी तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं जरूर कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर दूंगी कि शादी तो मुझे लगता है शैलेंद्र जी आज के ज़माने में खास तौर से लड़कियों के लिए, फॉर द गर्ल्स, बहुत ही ओवररेटेड टॉपिक है। मुझे लगता है, और ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लड़कियों के लिए मैं खास तौर से बोलना चाहती हूँ कि यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डू समथिंग विद योर लाइफ बिफोर यू डिसाइड टू बिकम समबडीज वाइफ। यानी कि अपनी ज़िंदगी में सशक्त होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप लड़कियां इस बात पे ध्यान दें कि आपको किससे शादी करनी है, या आप बहुत ज़्यादा ध्यान अपने पार्टनर पे या बॉयफ्रेंड पे देने लगे, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने करियर पे फोकस करें, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ, गेट अ गुड डिग्री, गेट अ गुड जॉब, बी फाइनेंशियली स्टेबल इन योर लाइफ। और उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा पार्टनर आता है जो आपको रिस्पेक्ट करता है और आपकी जर्नी को रिस्पेक्ट करता है और आपको एक्सेप्ट करता है जस्ट द वे यू आर, तो आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन शादी इज़ नॉट लाइक द डू और डाई, जैसा कि आज से 20 साल पहले हुआ करता था शैलेंद्र जी। इसलिए मैं लड़कियों के परिवारों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों पे अननेसेसरी ये शादी का प्रेशर मत बनाइए। अगर कोई प्रेशर बनाना ही है तो ये प्रेशर बनाइए कि
अपनी एजुकेशन ख़त्म करो और अपने पैरों पे खड़े हो, अपना खुद का एक घर बनाओ, सशक्त बनो, इंडिपेंडेंट बनो। प्रेशर बनाना ही है तो लड़कियों पे ऐसा प्रेशर बनाइए तो सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, अपने जॉब पे फोकस करें, अपने करियर ग्रोथ पे, अपनी खुद की ग्रोथ पे फोकस करें, अपनी पहचान बनाएं। जी, और मैं सिर्फ प्रोफेशनल ही बात नहीं कर रही, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ दोनों पे ध्यान दीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस पे ध्यान दीजिए। एंड देन इफ अ राइट पार्टनर कम्स अलोंग, शादी करिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द मोर पावर टू यू। लेकिन शादी को अपनी लाइफ का प्रायोरिटी मत बनाइए। हाँ, नहीं। तो दोस्तों, ये थी अनुकृति जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम आपके जो YouTube चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसके साथ भी जुड़िए और वहाँ अनुकृति जी की बहुत अच्छी जो बातें हैं वो आप सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को भी सुनाइए। बहुत अच्छा लगेगा। एक जिस तरीके से वो अपना एक कम्युनिकेशन दूसरों को सिखा रही हैं, उसे आपको भी फ़ायदा भी होगा। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने इतने लंबे समय तक हमें देखा। और अनुकृति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने YouTube चैनल पे इनवाइट किया और मुझे आपके साथ वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।